प्रॉमिसिंग साइंस, संकेत। और प्रॉमिसिंग का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशा बंधाने वाले, भविष्य के प्रति आशा देने वाले। तो इसे आप कह सकते हो, प्रॉमिसिंग का मतलब है एनकरेजिंग या फिर फेवरेबल, आशाजनक भी कह सकते हो इनको, कि जो संकेत हैं वे भविष्य के प्रति आशाजनक हैं। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी आपको कि क्या इसका बैकग्राउंड है और किस मुद्दे पे ये आधारित है। इवन इफ़, इसका मतलब होता है भले ही। कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब है सशर्त, शर्त के साथ, कि भले ही शर्तों के साथ। द NSCN-IM, ये एक संगठन का नाम है, पीस इंटेंशन। तो NSCN का शांति का जो इरादा है, ब्रेक्स, तोड़ता है अ डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, कि सरकार के बीच में। और ये जो NSCN है, देखो ये जो इसकी बात कर रहे हैं ना हम, इस संगठन की, ये क्या चाहता है, इसको एक तरीके से एक बगावती संगठन के रूप में देखा जाता है। विद्रोही, बगावती, विद्रोही, जो सरकार के खिलाफ होते हैं, उनकी कुछ अपनी डिमांड्स होती है, वे चाहते हैं कि हमारी इन बातों को माना जाए, है ना। तो इस तरह का एक संगठन है ये उत्तर पूर्व में, नागालैंड, खास करके नागालैंड के संबंध में। तो भले ही कंडीशनल हो, लेकिन NSCN ने जो अपना इरादा प्रदर्शित किया है शांति के लिए, वह सरकार और NSCN के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था, इस गतिरोध को तोड़ता है। द डिसीजन बाय द इंसर्जेंट, ये जो इंसर्जेंट शब्द है, इसका मतलब होता है बागी या फिर विद्रोही, जो सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है या बगावत करता है, उसको हम बोलते हैं इंसर्जेंट। तो द डिसीजन बाय द इंसर्जेंट नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, ये देखो NSCN-IM की फुल फॉर्म है इसाक मोइवाह फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है गुट, समूह। देखो मान लो एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, इसी ग्रुप के बीच एक छोटा ग्रुप है जो कि मुख्य ग्रुप के विचारों से सहमत नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है कि एक जो पर्टिकुलर समूह है, उसी समूह में कुछ लोग हैं, उनका एक अलग ही ग्रुप है जो कि मुख्य ग्रुप के विचारों से सहमत नहीं है, तो उनका जो अलग ग्रुप बन जाएगा ना, उसे हम कहेंगे फैक्शन। इसका मतलब हो जाएगा गुट या समूह। तो अब जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो कई बार इसका जिक्र किया जाएगा NSCN-IM, तो ये पूरा नाम ना बोल के हम NSCN बोल लेंगे। तो ये जो द डिसीजन बाय द इंसर्जेंट, तो NSCN जो कि एक विद्रोही संगठन माना जाता है, उसके द्वारा डिसीजन लिया गया है। क्या डिसीजन लिया गया है? टू री इंगेज इन टॉक्स। री इंगेज का मतलब है पुनः से शामिल होना, पुनः से शामिल होना किस चीज़ में? इन टॉक्स, वार्ता में, बातचीत करने में, विथ द यूनियन गवर्नमेंट। तो कुल मिला के NSCN ने डिसीजन लिया है कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत जो है शुरू की जाए, कंडीशनली। हालांकि उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ। और ये जो बातचीत की जाएगी ना, किस आधार पे की जाएगी? द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइंड इन अगस्त 2015। अगस्त 2015 में सरकार और NSCN के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसे आप देखो, फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा। जैसे मान लो कोई कानून आपको बनाना है, तो उस कानून की जो आउटलाइंस है ना, उनको हम कहेंगे फ्रेमवर्क। तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे अगस्त 2015 में। उसके आधार पर NSCN ने सरकार के साथ बात करने की इच्छा जताई है।
अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इज़ आ रहा है, ये इज़ किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे इज़ आ रहा है इस डिसीजन के लिए। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे और यहाँ तक, ये सारी की सारी बात जो है वो एक एडिशनल जानकारी है कि भाई डिसीजन किसके द्वारा लिया गया, ये लिखा हुआ है पूरा की पूरा यहाँ तक इस संगठन के द्वारा लिया गया। क्यों लिया गया, सरकार के साथ बातचीत करने के लिए लिया गया है, और इसमें कुछ शर्तें भी हैं। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये किस आधार पे लिया गया है, तो उस आधार के बारे में बता दिया कि भाई जो बातचीत की जाएगी वो अगस्त 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के आधार पे की जाएगी। अब यहाँ आओ इज़, तो ये जो डिसीजन लिया गया है इज़ अ वेलकम वन, तो यह डिसीजन जो है एक स्वागतपूर्ण डिसीजन है। दिस ब्रेक्स अ डेडलॉक, कि ये डिसीजन क्या करता है, तोड़ता है किस चीज़ को, डेडलॉक, गतिरोध को। देखो गतिरोध का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष जो है वो बिल्कुल फंसे हुए हैं, यानी कि मामला आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, न तो ये पक्ष झुकने को तैयार है न ये पक्ष झुकने को तैयार है, दोनों पक्ष पूरी तरह से अड़ जाते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। दिस ब्रेक्स अ डेडलॉक, तो इस डिसीजन के माध्यम से गतिरोध जो है टूटता है। दैट हैज़ परसिस्टेड, परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का बने रहना, इन टॉक्स सिंस अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 में जो बातचीत हुई थी, तब से जो है सरकार और NSCN के बीच डेडलॉक बना हुआ था। अब देखो ये जो अक्टूबर 2019 में जो बातचीत हुई थी ना, विच वाज सेट एज अ डेडलाइन फॉर द पीस अकॉर्ड, पीस का मतलब हुआ शांति, अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, कोई एग्रीमेंट। तो ये जो अक्टूबर 2019 है, डेडलाइन का मतलब होता है एक समय सीमा, सेट का मतलब निर्धारित करना, तो शांति समझौते को निर्धारित करने के लिए अक्टूबर 2019 जो है एक समय सीमा तय की गई थी, लेकिन तभी से हम क्या देख रहे हैं, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब होता है पुनः शुरुआत होना, ऑफ टॉक्स रिसीव्ड अ बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है प्रोत्साहन मिलना, तो बातचीत जो है उनके शुरू होने की, दोबारा शुरू होने की जो संभावना है उसे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, उसे प्रोत्साहन मिला पिछले सप्ताह, जब NSCN और अन्य नागा संगठन जो हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेड इन द नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, देखो NNNGP इसकी फुल फॉर्म हुई नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो इसके द्वारा जिन समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाता है उसमें NSCN भी शामिल है और अन्य नागा ग्रुप्स भी शामिल हैं। तो इन्होंने क्या किया, पिछले सप्ताह शपथ ली, इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, एक संयुक्त स्टेटमेंट दिया और शपथ ली, टू ओवरकम द सिनिसिज्म। देखो ओवरकम का मतलब होता है कोई जो प्रॉब्लम है, कोई जो डिफ़िकल्टी है उससे सक्सेसफुली डील करना, उससे निपटना। कोई प्रॉब्लम, कोई चुनौती आपके सामने है तो उस चुनौती पे पार पाना, उस चुनौती को कंट्रोल में करना। सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब होता है सनक, होता है ना कोई व्यक्ति अपनी बात पे अड़ जाए, तो इन NNPGS के अंतर्गत जो भी समूह हैं इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, शपथ ली कि भाई ये जो सनक है इसको जीतना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक बात पे जो है पूरी तरीके से अड़ जाएं, बात आगे बढ़नी चाहिए, कुछ समाधान निकलना चाहिए। एंड दैट दे आर कमिटेड, कमिटेड का मतलब है डेडिकेटेड, किसी काम के प्रति प्रतिबद्ध होना, एंड दे आर कमिटेड टू अ डायलॉग, और इन्होंने लास्ट वीक कहा कि भाई वे जो हैं इस बात के प्रति कमिटेड हैं
कि जो है संवाद होना चाहिए। इन ऑर्डर टू का प्रयोग किया जाता है ताकि। टू मूव फॉरवर्ड का मतलब है ताकि आगे बढ़ सकें या आगे बढ़ा जा सके। तो आगे बढ़ने के लिए वे इस बात के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि भाई जो डायलॉग जो है उसकी शुरुआत की जाए। द टॉक्स फॉर एन अकॉर्ड, की बातचीत हो एक एग्रीमेंट के लिए, एक समझौते के लिए। विथ अ ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स का मतलब होता है कानून निर्मित करने वाले लोग। तो जो एमपी होते हैं या एमएलएस होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटर्स। एंड मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट मीटिंग अप विथ द NSCN's रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कुछ लेजिस्लेटर्स और राज्य के जो कुछ मंत्री हैं उनका NSCN के प्रतिनिधियों से मिलना एक कदम है दैट हैज़ बॉर्न फ्रूट, जिसने फल दिया है। देखो बॉर्न फ्रूट, इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जो कदम उठाया गया वो कदम सफल हुआ, उसका परिणाम आया, उसका फल मिला। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि जो लेजिस्लेटर्स हैं और जो कुछ मंत्री हैं उनका NSCN के प्रतिनिधियों के साथ मिलना जो है फल लेके आया, यानी कि कुछ सफलता मिली। द स्टेज इज नाउ सेट, अब मंच तैयार है। किस बात के लिए? टू टेक फॉरवर्ड द टॉक्स, कि जो बातचीत है NSCN और सरकार के बीच उसे और आगे ले जाया जा सके। अ प्रोसेस, अब यहाँ पे ये अ प्रोसेस इसके लिए बात कर रहे हैं हम, टॉक्स के लिए, बातचीत के लिए। दैट सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना। टू हैव बीन पुट ऑन द बैक बर्नर इन अक्टूबर 2019। देखो किसी भी चीज़ के लिए, ये ईडियम है हमारी, पुट ऑन द बैक बर्नर। जब किसी भी चीज़ को आप बैक बर्नर पे पुट कर देते हो, इसका मतलब है आप उस चीज़ को जो है टेम्परेरी टाल देते हो, यानी कि आप जो है उसे पीछे ढकेल देते हो, आप उसे वर्तमान में महत्व नहीं देते। भाई कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, आप उस पर तत्काल अपना ध्यान देते हो, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को बैक बर्नर पे डाल दिया तो इसका मतलब है आप उसे अनइम्पॉर्टेंट मानते हुए पीछे डाल देते हो कि ठीक है इस मुद्दे को बाद में देखेंगे। तो ऐसा ही हुआ था। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है बातचीत की, सरकार की NSCN के साथ बातचीत की जो प्रक्रिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह 2019 से बैक बर्नर पे रही है, यानी कि इस पूरे मैटर को अनइम्पॉर्टेंट समझ के इस पे चर्चा नहीं की गई और तभी से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हाँ, ये भी समझ सकते हो आप इसका जो है ना, पुट ऑन द बैक बर्नर, इसको ये भी बोल सकते हैं हम कि किसी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना। द सेंटर एंड द NSCN मस्ट रिव्यू, कि केंद्र सरकार और NSCN जो है इन्हें ज़रूर इस बात का पुनरावलोकन करना चाहिए। वाट वेंट रॉन्ग, कि क्या गलत हो गया। सिंस, कब से? द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज रीच्ड इन 2015, कि 2015 में सरकार और NSCN के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट निर्मित हुआ था। इसके बाद से ऐसा क्या गलत हुआ कि बात आगे नहीं बढ़ सकी, तो इस बात पर रिव्यू किया जाना चाहिए। और किस बात पर विचार किया जाना चाहिए? द कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब है जटिलताएं। दैट हैव रिमेंड, जो कि बनी हुई हैं। कब से? सिंस द लैंडमार्क का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, एग्रीमेंट। दैट वाज साइंड बिटवीन द टू पार्टीज इन 1997। देखो 1997 में क्या हुआ था, सरकार और NSCN के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था, यानी कि युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कुल मिला के उसके बाद से ही कई सारी जटिलताएं बनी हुई हैं।
द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट हैव रिमेंड सिंस द लैंडमार्क। तो ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था 1997 में, ये भी काफ़ी अहम था, क्योंकि 1997 के पहले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हिंसक घटनाएं हमें देखने को मिलती थी इस क्षेत्र में और इस संगठन के द्वारा। तो कुल मिला के ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था ये बहुत ही अहम था। लेकिन उसके बाद में ऐसी क्या जटिलताएं थी जो बनी रही हैं, और जब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट निर्मित हुआ 2015 में, उसके बाद ऐसा क्या गलत हुआ कि अभी तक जो है फाइनल बात नहीं बन पाई। तो इस पर रिव्यू किया जाना चाहिए, इस पर दोनों पक्षों को विचार करना चाहिए। वन की फैक्टर, एक महत्वपूर्ण कारक, प्रिवेंटिंग जो कि रोक रहा है, अ कॉम्प्रिहेंसिव, देखो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, डिटेल्ड, सारे पहलुओं को कवर करते हुए। कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड हैज़ बीन, तो देखो एक जो कारक रहा है जो कि इस विस्तृत शांति समझौते को रोकता रहा है या रोक रहा है, वो कारण क्या है? हैज़ बीन, वो कारण ये रहा है द स्प्लिंटर्ड नेचर ऑफ द नागा इंसर्जेंसी। देखो स्प्लिंटर का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई समूह है, वो टूट के बिखर जाए, कई पार्ट्स में टूट जाए, कई भागों में टूट जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिंटर। स्प्लिंटर्ड नेचर ऑफ द नागा इंसर्जेंसी, कि ये जो नागा विद्रोह है, ये जो नागा लोगों की ये जो बगावत का विद्रोह है, इसकी प्रकृति रही है स्प्लिंटर्ड, यानी कि कई भागों में, कई समूहों में ये टूटा हुआ है। तो एक तो ये भी अहम कारण रहा है कि जिसके चलते एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड नहीं हो सका। एंड और द नीड फॉर द सेंटर टू डील विथ ग्रुप्स अदर देन द NSCN। और देखो इस बात की ज़रूरत रही केंद्र सरकार के लिए, डील विथ का मतलब होता है किसी से निपटना, टैकल करना, हैंडल करना, ग्रुप्स अदर देन द NSCN। तो सरकार के लिए इस बात की भी ज़रूरत रही कि NSCN के अलावा और भी कई नागा ग्रुप्स हैं जिनके साथ सरकार को निपटने की ज़रूरत थी। तो एक तो ये कारण रहा मेन, स्प्लिंटर्ड नेचर का होना, यानी कि एक ग्रुप ना होके कई इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इस क्षेत्र में। बट द इंसर्जेंसी एज अ होल, लेकिन एक समूचे रूप में अगर हम इंसर्जेंसी को देखें, इंसर्जेंसी यानी बगावत हुआ, विद्रोह हुआ, तो एक समूचे रूप में अगर हम बगावत को देखें, हैज़ वीकंड कंसीडरेबली। कंसीडरेबली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, ओवर टाइम, यानी कि इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान अगर हम बात करें, यानी कि 1997 उससे पहले और आज तक की अगर हम बात करें, तो इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान हमने क्या देखा है कि ये जो बगावत है वह कमज़ोर हुई है। एंड दिस हैज़ पेव्ड द वे, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, फॉर टॉक्स का मतलब है बातचीत, टू अ नेगोशिएटेड अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब है एग्रीमेंट, समझौता, और नेगोशिएटेड, देखो नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। नेगोशिएटेड अकॉर्ड का मतलब हुआ ऐसा समझौता जिस समझौते तक बातचीत के माध्यम से पहुंचा गया। तो कुल मिला के मार्ग प्रशस्त हो गया है कि बातचीत की जाए और उसके माध्यम से एक नेगोशिएटेड अकॉर्ड को प्राप्त किया जाए। सेकंड, दूसरी बात, द डिमांड्स रिलेटेड टू द ग्रेटर, देखो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं उन कठिनाइयों की जिनकी वजह से अभी तक मामला उलझा हुआ है। तो पहली कठिनाई तो हुई कि ये जो नागा विद्रोह है, इसका जो नेचर है वो स्प्लिंटर्ड है, यानी कि एक समूह न होकर कई समूह हैं और वो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए समूह हैं। दूसरी बात, द डिमांड्स रिलेटेड टू द ग्रेटर नागालिम मेड बाय द NSCN। देखो NSCN के अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, यानी कि NSCN-IM
इस ग्रुप के द्वारा कई डिमांड्स की गई हैं। तो उन डिमांड्स में एक डिमांड क्या है कि ग्रेटर नागालिम जो है उसको निर्मित किया जाए, है ना, कि जो पर्टिकुलर ये जो क्षेत्र है ना नागालैंड का, इसको ग्रेटर नागालिम, इस क्षेत्र को बड़ा किया जाए। अपार्ट फ्रॉम अदर रिबेल्स, रिबेल का मतलब होता है जो विद्रोही होता है, जो इंसर्जेंट का सिनोनिम है रिबेल। अपार्ट फ्रॉम अदर रिबेल्स वुड हैव इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है परिणाम, इन अदर स्टेट्स। अब देखो अन्य जो विद्रोही हैं, इसके अलावा जो NSCN है, इन सभी लोगों ने जो है ग्रेटर नागालिम की मांग की है। और ये जो मांग है वुड हैव इम्प्लीकेशंस इन अदर स्टेट्स, इस मांग के परिणाम अन्य राज्यों में भी हमें देखने को मिलेंगे। एंड दिस हैज़ कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस, और इस मांग ने क्या किया है, जटिल बना दिया है नेगोशिएशंस, बातचीत को, कि भाई जो बातचीत है ना, वो बातचीत का दौर नहीं, बातचीत अभी तक नहीं हो सकी पूरी। वो एक तो इस कारण भी नहीं हो सकी कि ये जो ग्रेटर नागालिम की डिमांड है, ये बहुत ही, आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिमांड है। क्यों? क्योंकि मान लो एक जगह कुछ लोगों ने विद्रोह किया या समूह ने विद्रोह किया, आपने उनकी बात मान ली, फिर दूसरी जगह के लोग विद्रोह करेंगे। एनी एग्रीमेंट, कि कोई भी समझौता जो है, वुड हैव टू बी केयरफुल, किसी भी तरह के एग्रीमेंट को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होगा, बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक उस एग्रीमेंट को होना होगा। अबाउट का मतलब है के बारे में। नॉट चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन द कंट्री, कि इन द कंट्री यानी कि देश में एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मौजूदा जो राज्य हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, उनको चेंज न किया जाए। कोई भी एग्रीमेंट अगर सरकार के बीच और किसी संगठन के बीच होता है, तो उस एग्रीमेंट को बहुत ही केयरफुल होना होगा। किस बारे में? कि जो मौजूदा राज्य हैं उनकी बाउंड्रीज चेंज न की जाए। क्यों ऐसा? इसलिए देखो एज का प्रयोग किया जाता है रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए। डूइंग सो, डूइंग सो का मतलब है ऐसा करना। यहाँ पर ऐसा करने का मतलब है कि यदि मान लो राज्यों की बाउंड्रीज चेंज की जाती है, तो ऐसा करने से क्या होगा? कुड, कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना बन सकती है। कुड स्पार्क कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है भयंकर आग, जैसे आग होती है, आग की लपटें होती हैं। स्पार्क का मतलब है भड़काना। तो ऐसा करने से अन्य जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें आग की चिंगारी भड़क सकती है ना। कुड स्पार्क कॉन्फ्लैग्रेशंस इन अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कि अन्य जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनमें आग भड़क सकती है ऐसा करने से। क्या करने से? जो मौजूदा राज्य हैं उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने से। अब ये जो अन्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वेयर, जहाँ पर कि इंटर एथनिक रिलेशंस, देखो इथनिक का मतलब है प्रजातीय, प्रजाति से संबंधित। रिमेन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है हाईली चेंजेबल, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। तो कुल मिला के अन्य जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें जो विभिन्न तरह के प्रजातियों के लोगों के बीच जो संबंध है वे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बने हुए हैं, यानी कि उनके रिलेशंस जो है ना वे हारमोनियस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेबल हैं। वाइल, जबकि द मैशिनेशंस, देखो मैशिनेशंस का मतलब होता है कोई प्लान बनाना, कोई षड्यंत्र, कोई साजिश। बाय द सेंटर, कि केंद्र सरकार के द्वारा कई प्लान बनाए गए। इन गेटिंग अ डील डन, गेटिंग अ डील डन, गेट का मतलब है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? कि एक डील किसी तरह से हो जाए। NSCN के साथ सरकार ने एक डील को डन करने के लिए जो है कई सीक्रेट प्लान बनाए, स्पेशली खास करके द सीक्रेटिव नेचर ऑफ द टॉक्स, कि जैसे कहा गया कि भाई जो बातचीत है उसे सीक्रेट रखा जाए। तो इस तरह के जो प्लान है सरकार के, हैव
प्लेड अ पार्ट, प्ले अ पार्ट का मतलब होता है भूमिका निभाना, इन द डेडलॉक का मतलब है गतिरोध, इन टॉक्स। तो इस तरह के जो सरकार के प्लान्स हैं उनके कारण भी गतिरोध जो है वह बातचीत में बना रहा। अब देखो इस तरह के जो प्लान है सरकार के कि भाई जो बात है वो सीक्रेट तरीके से की जाएगी, तो ये यहाँ भी तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिक्कत हो जाती है ना, कि भाई जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो इसे ओपनली भी तो किया जा सकता है, पारदर्शिता बरती जा सकती है, प्रेस को भी जो है साथ में लिया जा सकता है। लेकिन अगर सीक्रेटिव नेचर है किसी भी चीज़ का तो यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा मामला आप कह सकते हो कि अपारदर्शिता का बढ़ जाता है, ठीक है ना। इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट द ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है बहुत ही अड़ियल, बहुत ही जिद्दी, एंड इंट्रांसिजेंट, ये दोनों लगभग सिनोनिम है, ऑब्ड्यूरेट एंड इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब भी होता है इनफ्लेक्सिबल, यानी कि कोई व्यक्ति मान लो अपने विचार को परिवर्तित करने के लिए राजी नहीं है, जो उसका विचार है उसको बदलने को तैयार नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांसिजेंट कहेंगे। इसी तरह से ऑब्ड्यूरेट है, ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी यही है कि जो व्यक्ति अपने विचारों पे बिल्कुल अड़ गया है। इट इज़ क्लियर दैट द ऑब्ड्यूरेट एंड इंट्रांसिजेंट डिमांड फॉर अ सेपरेट फ्लैग, कि एक बहुत ही ज़्यादा अड़ियल डिमांड हमें देखने को मिलती है NSCN की तरफ से। क्या डिमांड है, वे चाहते हैं कि हमें एक सेपरेट अलग झंडा हो हमारा, एंड अ नागा कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा एक नागा संविधान हो, नागा कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये डिमांड की गई है NSCN के द्वारा। तो ये जो डिमांड है हैज़ बीन, रही है, अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। देखो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है एक बहुत बड़ा रोड़ा, यानी कि ये एक बहुत बड़ी रुकावट रही है। तो ये जो डिमांड है उनकी कि हमारा नागा संविधान होना चाहिए और हमारा सेपरेट फ्लैग होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बाधा रही है बातचीत में। स्टम्बलिंग ब्लॉक एज वेल, यानी कि एज वेल का मतलब ऐसा भी रहा है। द स्पैट, लड़ाई, स्पैट का मतलब होता है लड़ाई, बिटवीन द फॉर्मर गवर्नर, कि जो पूर्व राज्यपाल थे, और इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है वार्ताकार, RN रवि एंड द NSCN। तो पूर्व वार्ताकार और पूर्व गवर्नर RN रवि के साथ NSCN की जो लड़ाई हमें देखने को मिली, ऑल्सो डिड नॉट हेल्प मैटर्स, इसने भी ये जो पूरा की पूरे मामले की हमने बात की, इस मामले की कोई हेल्प नहीं हुई इससे। यानी कि इनके बीच में ये जो तकरार हमें देखने को मिली, मिस्टर RN रवि और NSCN के बीच जो तकरार हमें देखने को मिली, इससे भी मामलों में कोई सहायता नहीं मिली। द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कि जो विचार हैं उन विचारों में डिफरेंस होना, यानी कि विचारों में मतभेद होना, ऑन द अफॉरमेंशन्ड इश्यूज। अफॉरमेंशन्ड का मतलब है जिनकी चर्चा ऊपर की गई है, अफॉरमेंशन का मतलब है जिनको ऊपर मेंशन किया गया है। तो जो भी मुद्दे हैं जिनकी चर्चा अभी तक हमने इस एडिटोरियल में की है, तो इन मैटर्स के संबंध में जो भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, इन डिफरेंसेस को नीड टू बी डील्ड विथ, ज़रूरत है इस बात की कि इनका समाधान निकाला जाए, इनको टैकल किया जाए, हैंडल किया जाए डायरेक्टली, सीधे सीधे, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नागा ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट, कि सरकार के प्रतिनिधि और जो नागा ग्रुप्स हैं उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ये जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है इनको सॉल्व किया जाए। इट इज़ नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है, इट इज़ नॉट एनफ टू प्रॉमिस अ सॉल्यूशन फॉर द सेक ऑफ। देखो फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर, और पब्लिसिटी का मतलब होता है प्रचार, कि इट इज़ नॉट एनफ टू प्रॉमिस अ सॉल्यूशन, कि एक समाधान का वादा कर देना ही पर्याप्त नहीं है, कि पब्लिसिटी के खातिर, प्रचार के खातिर समाधान का वादा करना ही काफ़ी नहीं है।